गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिसेस कामिनी स्वराज और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने क्वांटम नंबर अपना कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम फिर से एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। जो आपका टॉपिक होगा, पहले तो ये कि आपको जो क्वांटम नंबर्स थे, क्वांटम नंबर्स में आपने देखा था कि किस तरह से चारों क्वांटम नंबर क्या होते हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए। आज हम एक जो नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं उसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फील करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक तरह से आपका जो अभी आने वाला टॉपिक है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला है। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही हमको ये पता चलेगा कि कितने, कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जो हम पहला पढ़ने वाले हैं वो है आपका फर्स्ट अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अबाउस प्रिंसिपल। तो अबाउ प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है, देखिए पहली बात तो ये जो अबाउस प्रिंसिपल है, इसमें ये अबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। जैसे जनरली हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो उसका जो हेडिंग होता है मोस्टली क्या रहता है, साइंटिस्ट के नेम पे रहता है। लेकिन अबाउ प्रिंसिपल में अबाउ एक जर्मन वर्ड है। इस वर्ड का मीनिंग होता है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन। क्या होता है अबाउ का मीनिंग, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अबाउ is a German word that means कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग अप। इसका मीनिंग क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा या तो बिल्डिंग अप होगा। कंस्ट्रक्शन यानी बनाना या बिल्डिंग अप बोल सकते हैं आपको, या बनाना। ठीक है, तो जो अबाउ प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। इलेक्ट्रॉन आर filled in subcell of increasing order of energy। ठीक, तो जो अबाउ प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन सबशेल ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग ही हम सबसेल में क्या करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फील करते जाएंगे। कि जो सबसे लोअर एनर्जी है उसको हम पहले क्या करेंगे, फील करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। इट मीन्स कि सबसे छोटे पर हम जो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले फिल करेंगे। उसके बाद हम बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। ठीक है, कि उसके बाद किसकी ऊर्जा अधिक है, फिर उसके बाद तो सबसे लोअर एनर्जी से स्टार्ट करते हुए हमको आगे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल की तरफ जाना है। ये है उसका मीनिंग अबाउ प्रिंसिपल का। ठीक, डेफिनेशन कि आपको लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जाना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, लोअर एनर्जी से क्या होते जाएगा, हायर एनर्जी की ओर इलेक्ट्रॉन्स को फील किया जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक,
चलिए, ये क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को। अब चलते हैं, अभी तक जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था 9 10th में, ठीक, उसमें क्या था, आपको ऑर्बिट के अकॉर्डिंग भरना सिखाया गया था। जैसे कि के शेल में, ठीक है, के में क्या है, 2 मैक्सिमम भरे जाते हैं, एल में 8, फिर एम में फिर 8, ठीक है, फिर इसके बाद 18, ऐसे करके आगे 32, ऐसे पहले आपने क्या देखा था, कक्षा के अकॉर्डिंग, ऑर्बिट के अकॉर्डिंग। अब क्या है, आपको अब 11 12 के लेवल पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको केशेल कोविल जो अप्रोच कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भरना होगा। तो इसमें जो अबव प्रिंसिपल है वो कहता है लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल ही क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का फिलअप होता है, किसके अंदर, ऑर्बिटल के अंदर, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सीरीज है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर है। तो इसमें क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज देखते हैं तो उसमें किलेचकोवस की सीरीज को पढ़ते हैं। इस सीरीज में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। आपने क्या करना है, 1s से स्टार्ट करना है और इसको लिखते हुए 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s से स्टार्ट करना है, 7s तक एंड करना है। क्लियर है इतना। उसके बाद 2s के बाद मैं इसे अलग अलग कलर से लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडेंटिफाई हो। पी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे 2p से लेकर के आपको क्या करना है, पूरा 7p तक जाना है। ये हो गया 5p 6p और ये हो गया 7p, ठीक। p के बाद और क्या लेंगे, अब हम p के बाद ले लो d, क्योंकि d s p d आता है, ठीक है। तो d कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, 3d 4d 5d 6d और 7d। 7 तक आया, सबको 7 तक लेके आना है। एक लास्ट ले लेते हैं, ये क्या है इसमें, f, तो यहां से आएगा 4f 5f 6f और 7f। ध्यान से देखेंगे इसे, ठीक। अब देखो ये हमने बना लिया। ये आपके याद करने का तरीका है कि आप किस तरह से सीरीज को याद रखेंगे, ठीक। तो ये जो एनर्जी लोअर टू हायर की तरफ है, जो हम अबव प्रिंसिपल में भी क्या करेंगे, आगे देखेंगे कैसे फील करना है। तो सबसे पहले वाले में क्या आता है, 1s आता है, इसे ऐसे कट कर दो 1s। सेकंड वाले में क्या आएगा, देखो इसमें 2s बस आएगा ओनली। फिर थर्ड में, थर्ड एनर्जी लेवल पे आपका देखो, थर्ड में 2p और 3s आएगा, ठीक। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो इसमें केवल 3p 4s आएगा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा, ये तीनों, फिर ये आएगा। जहां से कट हो रहा है बच्चा ध्यान देंगे। फिर ये हो गया, उसके बाद इसमें देखो ये 4 कटेंगे, ठीक। देन आपका ये 3 कटेगा, फिर ये 2 और एक लास्ट में ये। अब इसके अकॉर्डिंग आपको सीरीज को लिखना है। क्या क्या है देखो, 1s ग्रेटर लेस देन होगा 2s, देख के लिखते जाओ, 2p 3s 3p 4s, फिर 3d के बाद 4p 5s, फिर 4d, ठीक है। कहाँ पे हैं हम, 4p 5s, अब 4d 5p, 4d के बाद 5p 6s, ठीक है। 6s के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से 4f, यहाँ से 4f स्टार्ट, 4f 5d देन
6p, 7s, इस तरह से बच्चा पूरा लास्ट F तक जाएगा। होप सो क्लियर होगा कि आपको देखो यहां से आना है, ठीक है, यहां से होते हुए उसका 2s के बाद देखो 1s 2s ये हो गया, फिर यहां से जब आप पाओगे 2p, देखो ये 1s, ठीक है, फिर 1s 2s, फिर 2p 3s, ठीक है, फिर ऊपर से 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसे आपको आना है। इस तरह से उसका क्या होगा, सीक्वेंस होगा। यह है कैसे क्या है आपका केलेस्कोवॉस की सीरीज है, और इसी सीरीज से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना है और समझना है। और जनरली आपको कहाँ तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 तक के, 30 या अबव 30 के आगे भी पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जो सीरीज है यहाँ तक तो याद रहना चाहिए। कहाँ तक, 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। एटलीस्ट यहाँ तक अगर आपने याद रख लिया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर पाएंगे, इजिली समझ पाएंगे और इजिली कर पाएंगे। इतना क्लियर है आपको? इसका मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद कि कैसे ये हम डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको ये भी समझना है कि ये जो सबशेल है ना, उनका जो स्ट्रक्चर है और मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने इसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसका देख लो ऑर्बिटल का शेप, ऑर्बिटल शेप। इसमें जो एस होता है, एस क्या होता है आपका, ये होता है गोल, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, सर्कल। ठीक, एस टी होता है आपका, या इसको स्फेरिकल भी लिख सकते हो। ये होता है पी, जो आपका होता है ये क्या होता है आपका, स्फेरिकल ही होगा ये। डी आपका स्फेरिकल नहीं, यहाँ पे लिखो डम्बल शेप, ठीक है, ये होता है आपका डम्बल, डम्बल शेप में होता है। और ये जो डी है वो क्या होता है, डबल डम्बल, डबल डम्बल शेप। अब इसमें देखो स्फेरिकल कर दोगे तो आप कुछ इस तरह से होता है आपका एस। ये पी की जब बात करोगे तो पी का जो है कुछ इस तरह से बनेगा शेप, और जब आप डी की बात करते हो तो आपका डी जो है वो डबल डम्बल, ठीक है, इस तरह से डबल डम्बल शेप आपका इस तरह से बनता है। तो ये हो गया एसपीडी। और जो एफ है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इजीली बता पाना टफ है। तो आपको क्या याद रखना है, एस पी और डी तक तो याद रखना है कि उसका शेप क्या क्या होता है। अब इसके साथ में हम ये देखते हैं कि आपने ये तो देख लिया, साथ में ये जो एस है, इस एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 2। वहीं जब हम पी की बात करते हैं, साथ में इसके समझते चलेंगे, एस के लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पी के लिए हम क्या करते हैं, पी ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बच्चा, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और इसके लिए हमको 3 बॉक्स क्या करना है, डिजाइन करना है। अभी तो बॉक्स पैटर्न में हम उसके बाद आएंगे, फिलहाल मैं अभी आपको साथ में ये भी बताते चल रही हूँ, तो इसको ध्यान रखेंगे नोट डाउन करके। डी, डी ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो होता है 10, और इसके लिए आपको 5 बॉक्सेस क्या करने पड़ते हैं, ड्रॉ करने पड़ते हैं। ठीक, एफ की बारी आई, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 14 होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो
यहाँ पे हमको टोटल 7 बॉक्स बनाने हैं। ठीक, क्लियर है इतना? ये बॉक्स ही है ऑर्बिटल आपके, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को फील करोगे। ठीक है, और मैक्सिमम एक यहाँ पे एक चीज और नोट डाउन करेंगे कि मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल कैरी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एस में कितने आएंगे? 2 ही आएंगे, क्योंकि उनके पास एक बॉक्स है। पी में क्या आएंगे? 6 आएंगे, क्योंकि उनके पास 3 बॉक्सेस है, और पर बॉक्सेस में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। वैसे ही डी, यानी कि डी में 5 बॉक्सेस है, 2 5 जा 10। एफ में टोटल 7 बॉक्सेस, 7 2 जा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10, और 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, और ओनली यहाँ पे 2। तो इतना आई होप कि क्लियर होगा कि हर एक जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसके साथ हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपबाउ प्रिंसिपल है उसको आगे लेके चलते हैं। आपबाउ प्रिंसिपल जो हम फर्स्ट देख रहे हैं उसमें क्या है? उस आपबाउ प्रिंसिपल को N+L रूल भी कहा जाता है, और इस N+ रूल को बोर-बरी का रूल भी कहा जाता है, बोर-बरी रूल। ठीक है, और इसको ही आपबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। क्लियर है इतना? अब इसी रूल के अकॉर्डिंग, N+L रूल के अकॉर्डिंग, जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, और उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो केलिस-कोवस्की का जो हम सीरीज पढ़ते आए हैं अभी, उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक, क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। ठीक है, इस तरह से है ये जो हम पढ़ रहे हैं आपबाउ प्रिंसिपल आपका, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन फंक्शन के लिए है। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन फंक्शन कैसे होगा? चलिए देखते हैं। पहले तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आपने देखा कि ये हो गया S। ठीक, N+L रूल को यहाँ पे कैसे फॉलो करेंगे ये देखते हैं। ये हो गया आपका N और ये हो गया आपका L। अब सबसे पहले 1s से स्टार्ट करते हैं, एकदम ध्यान से देखते हुए चलेंगे। 1s, ठीक है, 1s में आपका N कितना है? 1 है। और हमने पिछली क्लास में क्या किया था? देखा था कि जो आपका, इससे थोड़े पहले जब हमने समझा था कि S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक, और यहाँ पर मैं N+L लिख देती हूँ। ठीक, N+L लिखा मैंने, इसे थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। ठीक, N+L उधर लिखा है मैंने। अब देखिए N+L को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है? ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं 1s के बाद 2s। N+L की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगी वो लोअर एनर्जी लेवल हुआ, जिसके लिए ज्यादा होगी वो हायर एनर्जी लेवल हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर कि 2 के लिए क्या होगा? N में 2s के लिए N की वैल्यू 2 हुई बेटा, और S के लिए तो L की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 0 होती है। 2 + 0 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 1s 2s 2p की बारी आ गई। 2p, अब यहाँ पे n फिर से 2 हो गया, और p की वैल्यू जो है अब क्या हो जाएगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि l के लिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ, आप देखो l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो 2p 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हुआ। 2p के बाद 1s 2s 2p 3s, 3s के लिए फिर ये 3 और ये 0, ये क्या हो जाएगा? 3।
3s के बाद अब क्या है 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे 3 और ये 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक 4 ये 0 और ये हो जाएगा 4। ठीक, अब जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि n प्लस एल के लिए जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाएंगे। इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1s में हम पहले भरेंगे, ठीक है। और 1s मैंने बताया था s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इस तरह से s के ऊपर आप 2 लिखेंगे। ठीक, फिर देखिए s के बाद s सबसे लोअर है, उसके बाद है 2s की बारी, 2s की बारी आएगी। ठीक, साइन इस तरह से होगा। फिर आ जाएगी बारी 3 की, यानी कि 2p की बारी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आ गया 2 + 1 3 आया, 1s 2s 2p 3s, तो यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे ये देखिए 1s 2s 2p 3s, 2p और 3s की जो वैल्यू है वो एंड में क्या आ जा रही है, 3 3 आ जा रही है, और 3p और 4s की वैल्यू क्या आ जा रही है, 4 4 आ जा रही है। इस केस में कैसे समझेंगे कि कौन सा लोअर एनर्जी लेवल है और कौन सा हायर एनर्जी लेवल? तो जिसके लिए n का नंबर छोटा होगा वो लोअर होगा और n का नंबर जिसके लिए ज्यादा होगा वो हायर एनर्जी लेवल होगा। क्लियर है ना? यहाँ पे समझ में आ रहा है? यहाँ पे 2s और 3p में हम किसको लिखेंगे, पहले 2p को लिखेंगे, उसके बाद हमारी बारी इसमें आएगी 3s की, देन 3p और 4s में किसको लिखेंगे बच्चा, 3p को पहले लिखेंगे देन 4s को लिखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि n प्लस एल के रूल में यदि मान लीजिए कि दो ऑर्बिटल का जो वैल्यू है n प्लस एल का सिमिलर आ गया, तब उस केस में हम किसकी वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू, और n की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगी वो लोअर एनर्जी लेवल होगा और जिसकी ज्यादा होगी वो हायर एनर्जी लेवल। जैसे 3p और 4s में n किसका ज्यादा है, 4s का, तो ये हो गया आपका हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल हुआ और ये क्या होगा, लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू 4s। क्लियर है इतना आप लोगों को? तो इस तरह से आपको क्या करना है, n प्लस एल रूल को फॉलो करना है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। चलिए तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन, और एक चीज और यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लीजिए, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन फंक्शन के लिए वर्क करता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का क्या हुआ मीनिंग, जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन आएंगे सिस्टम के पास, वो है आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, चलिए फिर अब इसका एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक हो गया हीलियम। ठीक, अब देख लीजिए हीलियम का ये पहले तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन के पास तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं पूरा इतना लंबा सीरीज क्यों लिख रही हूँ? वो इसीलिए आप अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जितना लंबा सीरीज लिख पाएंगे आपको उतना अच्छे से क्या होगा, याद हो जाएगा वो सीरीज। तो आप अभी प्रैक्टिस के दौरान जब तक हम कर रहे हैं क्या करेंगे, पूरा एंड तक लिखिए, एटलीस्ट 3D तक लिखिए, ताकि आपको ध्यान से पूरी तरह से याद हो जाए। तो ये हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, मैक्सिमम कितना भरना है इसमें, 2 भरना है, और 2 से ज्यादा हीलियम के पास है भी नहीं। ठीक है, और जब 2 है और वो ऑर्बिटल 2 ले सकता है तो हमने उसको 2 से पूरा फिल कर लिया। ठीक है, हाइड्रोजन साथ में, चलो नाइट्रोजन का देख लेते हैं, उससे थोड़ा बड़ा सिस्टम में 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। यहाँ तक बार बार लिखेंगे। ठीक है, कॉमा लगा लीजिए एनर्जी लेवल के बीच में। ठीक, अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, तो सबसे पहले हमको इसको पूरा भरना है।
लोअर एनर्जी लेवल को 2 भर लिए, फिर इसमें क्या 2 भरेंगे क्योंकि s ऑर्बिटल है, 2 और 2 4 हो गया। अब हमारे पास 3 बचा, तो ये 3 आ जाएंगे p के पास। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन का। ठीक, अब इसके बाद और किसका देखें, इसके बाद देख लेते हैं फास्फोरस का ले लेते हैं, 15 होता है। ठीक, उसका एटॉमिक नंबर फिर से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहाँ तक लिखा मैंने। 15 होता है तो यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे अब मैक्सिमम कितना आएगा 6 आ जाएगा मैक्सिमम। तो 6 और 4 10 हो गया, 10 और यहाँ पे 2 12, क्योंकि एस में फिर से 2 आ जाएंगे। अब 12 हो गया और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं 3 इलेक्ट्रॉन, वो किस में जाएंगे पी में जाएंगे। क्लियर है इतना? चलिए अब उसके साथ साथ अब किसका देखें, क्रोमियम का देख लेते हैं बच्चा। क्रोमियम का होता है 24 एटॉमिक नंबर। 24, अब यहाँ पे 24 के लिए फिर से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 2 2 4 6 4 10 2 12 और 6 18 हो गया। 18, अब यहाँ पर देखिए 18 और यहाँ पे 2 20 हो जाएंगे और यहाँ पे 20 और ये हो गया आपका 4 24। अब देखिए यहाँ पर ये 3d4 ऐसे ही भरते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा 3d4 हाफ फील्ड के चक्कर में यहाँ पे जो होगा हाफ फील्ड अप्लाई हो जाएगा, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है अब ये 4s2 ना रह के 3d4 हो जाएगा, 4 की जगह पे 4s1 3d5 हो जाएगा क्रोमियम। ये एक एक्सेप्शन का केस है। ठीक है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है ये भी देख लीजिए। जब डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है तो उसके पास उसके ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे हुए होंगे, इसको D5 बोला जाएगा और ये हाफ फील्ड कहलाता है और ये वेरी स्टेबल। ठीक है, वेरी स्टेबल, ये स्टेबल होता है। दूसरा, डी में जब फुल फील्ड की बात की जाती है तो फुल फील्ड में पूरे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, ये पांचों ऑर्बिटल में 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 10 इलेक्ट्रॉन। और ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड या फिर बोल सकते हैं स्टेबल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब कभी भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसी स्थिति आ जाए कि D4 हो, तब आपको 4s से एक इलेक्ट्रॉन दे करके D5 बनाना है ताकि वो स्टेबल हो और 4s को क्या रखना है 1 रखना है। ठीक, ये आप हमेशा याद रखेंगे। अब ये क्यों रखे हैं और किस लिए रखे हैं ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में क्लियर होगा, जो कि क्लास 12 का जो चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब आप क्या पढ़ेंगे उसमें कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे और लिगेंड फील्ड पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है D5 और D10 में। क्लियर है? तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और डी वाले केस में ऐसा आ गया कि D4 आया या D9 आ गया है ना, D9 और 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से आप एक D को देके उसको क्या कर दोगे स्टेबल कर दोगे। क्लियर है इतना? तो इस तरह से ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 8 होता है, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 4 4 8 हो गया। इस तरह से आपकी सीरीज आगे जाते जाएगी। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगा। इसके साथ साथ आप कुछ और भी जो एलिमेंट्स है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस घर पे करिए। साथ में मैं इसमें एक और छोटी सी चीज बताती हूँ कि आप इसको और कैसे श्रिंक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन का पढ़ा था। ठीक है, नाइट्रोजन कितना था बच्चा 7 था।
ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर 7 था। मैंने आपको बताया 1s 2s 2p 2 और यहाँ पे क्या हो गया 2p में 3 आ गया। ठीक, अब देखो इसको और कैसे श्रिंक कर सकते हैं, नोबल गैस से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए नोबल गैस क्या है ये देख लीजिए, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, ऐसे एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड रहते हैं, जैसे कि 2 है तो मैक्सिमम 2 ही रहेगा, जैसे कि हमारा जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 18, ठीक है, और 32, इसमें और बॉक्स के अंदर कुछ जा ही नहीं सकता। जैसे हीलियम, हीलियम एक क्या है, इनर्ट गैस है, 2 ही है, ना ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है ना ले सकता है, क्योंकि उसके पास जगह भी नहीं है और वो स्टेबल है बहुत ज्यादा, मोर स्टेबल। तो इनको क्या, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आपको ये चीज याद रखना है, नोबल गैस या इनर्ट गैस ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास और ऑर्बिटल नहीं होते, वो अपने ऑर्बिटल के साथ फुल्ली इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, शाइन दे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को श्रिंक कर सकते हैं। जैसे कि 1s2 हीलियम का क्या होता है, 1s2 होता है ना, तो मैंने अगर यहाँ पे हीलियम लिख दिया तो मुझे उसके बाद सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, 2s और 2p, और p में कितना है और 2 में कितना है इतना रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, उसी के अलावा फास्फोरस 15 का भी हमने देखा था, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 4p3, यही था। 6 4 10 2 12 और 3 15। इसको आप क्या लिख सकते हैं, हीलियम के बाद क्या होता है, देखो ये हीलियम के बाद नियॉन आता है, नियॉन के बाद आर्गन आता है, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन आता है, क्रिप्टॉन के बाद रेडॉन आता है, रेडॉन के बाद जेनॉन आता है। ठीक है, ये ट्रिक है, हीलियम नियॉन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन रेडॉन और जेनॉन, इस तरह से आपका जो इनर्ट गैस है ये उसकी सीरीज है। अभी इसका क्या होता है देखिए, ये है 2, ये है 10, ये है 18 और ये है आपका 32, और उसके बाद ये फिर से इसमें आप क्या ले सकते हैं, ये 52, इस तरह से आपका आगे जाते जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 और यहाँ तक 18 हो रहा है क्या, अगर ये 10 हो रहा है क्या, देखो पहले दो लास्ट का छोड़ना है आपको। ठीक, ये यहाँ तक देखो 10 हो रहा है, तो यहाँ पे आप नियॉन लिख सकते हो और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो और 3s2 और 4p3। तो इस तरह से आप क्या कर लिए, उसको श्रिंक कर लिए उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव या ऑप्शनल क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। नियॉन का मतलब यहाँ तक के 10 इलेक्ट्रॉन होने के बाद जो बच गया उसको उसने s और p के फॉर्मेट में क्या किया है, एक्सप्रेस किया है। आपको क्लियर है इतना, इसको चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हो गया ये, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। उसी प्रिंसिपल को हम n+l का रूल या बोरबरी रूल भी बोलते हैं। n+l रूल का मीनिंग ये होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सब सेल को इलेक्ट्रॉन को फिल करते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है इतना, ये एक्सेप्शन केस है, इसके साथ साथ क्रोमियम भी आएगा, आप सॉरी क्या कॉपर भी आ जाएगा आपका एक्सेप्शनल केस में। कॉपर का भी देख लीजिए, कॉपर होता है 29 बच्चा। ठीक, अब मैंने फिल करनी है, अब देखो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s और 3d। अभी देखते हैं ना, 2 2 4 और 6 4 10 2 12 और 6 18। अभी यहाँ तक तो हमको पता चल गया कि हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 18 के बाद आपके पास देख लीजिए कितना बच गया है, 11 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे दे दिया मैंने 2, ठीक है, अब 20 हो गए और इसको दे दिया मैंने 9। एकदम ध्यान से देखेंगे इस वाले एक्सेप्शन केस को। अब क्या होता है, मैंने 4s2 और 3d 9 लिख दिया। क्लियर है इतना, अभी देखिए
4s2 3d9 के केस में क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं तो ये गलत है। कैसे गलत है? मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का केस, ठीक है? कहाँ पे था देखो, हाफ फिल्ड के केस और फुल फिल्ड के केस में देखते हैं कहाँ पे है, कहीं पे तो लिखा है ना मैंने, देखो ये वाले में नहीं है। हाँ ये रहा। हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है, यदि डी को अगर आप हाफ फील्ड बना सकते हैं और यदि डी को आप फुल फील्ड बना सकते हैं तो उस पे फोकस करेंगे, ना कि 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करने पे। क्यों? क्योंकि 4s के कंपैरिजन में यदि आपने अपने हाफ फील्ड या फुल फील्ड को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है हमारा, ठीक है? तो कॉपर क्या होता है, 29 होता है। अब यहाँ पे देखिए 4s2 3d9 मैंने भरा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसी को मैं ऑर्गन लिख रही हूँ अभी शॉर्ट में, ऑर्गन 18 हो गया, ये 4s1 हो जाएगा और 3d क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये है उसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने 3d को क्या कर दिया, 10 बना दिया और 4s1। साथ में नोट डाउन करेंगे, n प्लस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, या फिर बोल सकते हैं E यानी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। और n क्या है यहाँ पर आपका, नंबर ऑफ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको बता रहा है। क्या है ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होता है, एनर्जी के। इट मीन्स कि आपका n जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जाएगा, आपकी E की वैल्यू उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कैसे? यदि n 1 है तो E लोअर एनर्जी लेवल हो गया, यदि n 2 है तो E इज मोर देन 1, 3 है तो E इज मोर देन 2 and 1। इस तरह से आपका क्या होगा, n प्लस एल रूल बोल लो या फिर E बोल लो, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के या n प्लस एल के। इतना क्लियर है आप सभी को? चलिए फिर इसका देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या कंप्लीट किया। साथ में एक दो मैं और एक एग्जांपल बताती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आपको। चलिए रैंडमली कुछ भी सोच लेते हैं, 11 ले लेते हैं जो कि है सोडियम। सोडियम का 11 है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 10 हो गया, 2p6 और 3s1 हो जाएगा। क्लियर है इतना? और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, नियॉन भी लिख सकते हैं बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे 3s 4p 0 कर दो तो ये हो गया 3s1 4p 1s 2s 2p 3s 3p आएगा, यहाँ पे 4p नहीं आएगा 3p आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। 3p 0, ये हो गया आपका 3p 0, ये s है, s1 3p 0। क्लियर है? इस तरह से आप करेंगे। अब ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो इसको ले लेते हैं 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया 18, ठीक है। अगर आपने इसके आगे लिखा 4s और 3d, क्या होना है, 0 ही होना है, इसको ठीक मेंशन नहीं करना। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट क्या करना है, 5s तक लिखना है, ताकि आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बड़े नंबर का दे भी दिया तो आपको क्या नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना? चलिए देख लीजिए, अभी आपको अबव प्रिंसिपल क्लियर होगा कि अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को भरना है, ठीक है। 1s 2s ये आपने देख लिया, क्लियर है इतना? यहाँ पर देख लीजिए, लिखने का तरीका क्या है, 1 से लेकर के 7, 2 से लेकर 7, 3 से लेकर 7 और 4 से लेकर 7, और इसका जो एस पी डी एफ है उसको ध्यान देंगे और उसके बाद इसको कट करते चलेंगे। आपको इसको रटना नहीं है कि 1s 2s के बाद ये आएगा, आप ये मेथड ध्यान रखिए ताकि आप ये ड्रॉ कर पाए जब भी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है इतना? ठीक, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको ये अबव प्रिंसिपल समझ आया होगा। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।